चुनाव की जीत की गारंटी है, किस तरीके की दोनों की तैयारियां हैं, बाकी राजनीतिक दल किस तरीके से अपनी अपनी तैयारियां कर रहे हैं, इसको लेकर के आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। मैं सबसे पहले परिचय करवा दूं, हमारे साथ डॉक्टर अपूर्वा सिंह है, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी की। हमारे साथ स्वर्णिम चतुर्वेदी हैं, पीसीसी के महासचिव हैं कांग्रेस पार्टी के। मिथिलेश जैमिनी हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर, और डॉक्टर राकेश गोयल हमारे साथ हैं राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। आप सभी का बहुत स्वागत है। शुरुआत गोयल साहब आपसे करना चाहूंगा। गोयल साहब, टिकट वितरण में किसका फॉर्मूला इस वक्त आपको दमदार नजर आ रहा है? भारतीय जनता पार्टी की कसरत भी चल रही है, कवायद चल रही है, सभी 200 विधानसभा सीटों पर दूसरे राज्यों के जो विधायक हैं वो पहुंचेंगे, वो तलाशेंगे सही उम्मीदवार, क्या भूमिका होगी, कैसी रणनीति है, वोटर्स का क्या समीकरण है, ये तमाम चीजें वो देखेंगे, उनकी रिपोर्ट मायने रखेंगी। दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी है, कांग्रेस पार्टी के भी ऑब्जर्वर फील्ड में चले गए हैं। तो आपको क्या लगता है कि टिकट वितरण में किसका फॉर्मूला ज्यादा दमदार नजर आ रहा है? देखिए, दोनों पार्टियों का, कांग्रेस का और बीजेपी का, दोनों का फार्मूला अपनी अपनी जगह बिल्कुल सटीक है। और जो 4 राज्यों से ऑब्जर्वर अभी धरातल पे कल से जिनकी मीटिंग होगी और उसके 1 हफ्ते वो वहां पे रहेंगे, चुनावी क्षेत्रों का दौरा करेंगे, ग्राउंड लेवल पे लोगों का, प्रत्याशियों का सबका चयन होगा, उनकी रिपोर्ट बहुत मायने रखेगी। इसमें जो गुजरात से, हरियाणा से, यूपी से और दिल्ली के जो विधायक हैं, वो 200 विधायक 200 विधानसभा में जाके ग्राउंड लेवल पे बीजेपी की तरफ से चेक करेंगे प्रत्याशियों को, क्षेत्रीय मुद्दों को, और कौन टिकट के मुख्य दावेदार हैं। उसके साथ ही उनकी भूमिका रहेगी असंतुष्टों को टारगेट करने की कि कौन से असंतुष्ट है। क्योंकि अगर हम देखते हैं तो अगर अनुशासन के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कांग्रेस में सबसे ज्यादा अनुशासनहीनता देखी जाती है, और अगर भारतीय राजनीति में कोई पार्टी सबसे अनुशासित मानी जाती है तो वो बीजेपी ही मानी जाती है, कि उसका जो कोर कैडर है या उसके जो प्रत्याशी हैं वो पार्टी के लाइन से हटके कभी भी नहीं जाते। वो बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। तो लाइन दोनों की ठीक है, दोनों अपनी अपनी जगह अपनी वर्किंग कर रहे हैं, और 1-2 दिन में सारी पिक्चर ये क्लियर हो जाएगी। लेकिन इस बार के राजस्थान के जो चुनाव है गोयल साहब, उसमें क्या कोई रणनीतिक बदलाव आप देख पा रहे हैं दोनों पार्टियों में प्रत्याशी चयन को लेकर के? प्रत्याशी चयन को लेकर बहुत बदलाव है। जैसे कांग्रेस का कोशिश ये है कि सबसे पहले अपने प्रत्याशियों की लिस्ट सार्वजनिक कर दें, जिससे कि उनको एक एडवांटेज मिले, एक फर्स्ट एज मिले। और इसी के साथ पर भारतीय जनता पार्टी बहुत सोच समझ के ग्राउंड पे पूरी वर्किंग करके, ताकि कोई भी ऐसा प्रत्याशी ना हो जो गलत चुन लिया जाए, जिसका जनाधार ना हो। और कुछ ऐसे खास विधानसभा क्षेत्र हैं जहां पे लगातार भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना करना पड़ा है, उन पे उनका विशेष फोकस रहेगा। और 25 के 25 जो इनकी लोकसभा सीटें हैं, उनके भी जितने सांसद हैं वो भी ग्राउंड लेवल पे अपनी रिपोर्ट बना रहे हैं। और अर्जुन राम मेघवाल जैसे कल उन्होंने 2 समितियां भी बना दी हैं, जिसमें कि घोषणा पत्र समिति का भी अभी अनाउंसमेंट हो गई है, और चुनाव समिति का भी। तो ये बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। ठीक है जैमिनी साहब, सीधा सा सवाल मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि दरअसल अब देखिए, सेमीफाइनल की जब हम बात करें, टिकट का सेमीफाइनल, सवाल यह कि क्या टिकट के सेमीफाइनल में जो बढ़त हासिल करता है उसका इंपैक्ट चुनाव में मतदान पर पड़ता है? कौन पार्टी किस तरीके से प्रत्याशियों का चयन करती है, उसका आधार क्या हो, यह कितना प्रभाव डालता है चुनाव पर, मतदान को लेकर के, जीत को लेकर के? और सवाल इससे भी थोड़ा सा आगे में हम आपसे यह जानना चाहते हैं कि इस वक्त इस रणनीति में आपको कौन मजबूत नजर आ रहा है? देखिए, चाहे क्रिकेट हो चाहे पॉलिटिक्स हो, दोनों में अगर आप अच्छी टीम उतारते हैं तो जीतने के चांस बढ़ते हैं। और टीम का चयन अगर पर हो जाता है तो जो एक कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है उसको कंट्रोल किया जा सकता है। तो अब इसमें कौन बाजी मार रहा है? जिस तरीके से छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में 230 में से 39 और छत्तीसगढ़ में 90 में से 21 सीटें बीजेपी अपने प्रत्याशी अनाउंस कर चुकी है। लेकिन राजस्थान के इतर थोड़ी परेशानियां ज्यादा है बीजेपी के लिए भी, क्योंकि अभी वसुंधरा राजे को लेकर कुछ तय नहीं हो पा रहा है, जो एक बहुत अहम इशू है। अब उसे माने ना माने वो एक बाद की बात है, लेकिन जिस तरीके से आज राजस्थान विश्वविद्यालय में हनुमान बेनीवाल ने कहा है कि बीजेपी में 12 दूल्हे और 1 दुल्हन कहीं राज की तलाश में घूम रहे हैं, तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है कि 12 दूल्हे और 1 दुल्हन में से कौन आखिर सत्ता का वर्ण करेगा, किसको प्रकृति चयन करके। डार्विन ने कहा था कि प्रकृति योग्यतम का वर्ण करती है, तो क्या भाजपा योग्यतम का वर्ण करती है या नहीं करती है, ये एक चुनाव। जहां तक कांग्रेस की मीटिंग का बात कर ले, ऐसी मीटिंग 8 अक्टूबर 2018 को हुई थी,
3 घंटे मीटिंग चली थी और 1 लाइन का प्रस्ताव पारित हुआ था। उसमें कहा गया था कि टिकटों का सारा फैसला आलाकमान तय करेंगे। उस समय राहुल गांधी राष्ट्रीय अध्यक्ष थे जी 8 अक्टूबर 2018 को। तो क्या कल ऐसा ही नजारा मिलेगा? उसमें कुमारी शैलजा ने जरूर कहा था कि जो प्रत्याशी जिसका नाम लेगा उसको जिताने की जिम्मेदारी होगी, वैसा कुछ होगा। लेकिन अशोक गहलोत क्या चाहेंगे कि जो 2 बार हार गए उनको टिकट मिले या नहीं मिले? कांग्रेस बीजेपी के सामने 19 सीटें जिन पर बार बार बीजेपी हार रही है, उनका क्या होगा? जो सियासी कयावत है, किस तरीके से वसुंधरा राजे जी प्रकाश जी के पास आई मिलने के लिए दिल्ली में मीटिंग छोड़ के, तो क्या वसुंधरा जी का कुछ होगा या नहीं होगा? क्या सीपी जोशी जो अभी तक धीमी गति के समाचार माने जा रहे हैं, वो धीमी गति के समाचार कांग्रेस की जो स्कीम्स हैं उनके सामने कितने टिक पाएंगे? ये भी एक चुनाव है। और आपने बहुत सारे सवाल बीजेपी पर डाल दिए हैं, लेकिन जमीनी साहब मैं इसका जवाब तो ले लूं, लेकिन आगे बढ़ते हुए थोड़ी सी एक टिप्पणी ये चाहता हूं कि आपने इतने सारे चुनाव देखे हैं, क्या इस बार बीजेपी कांग्रेस की जो प्रत्याशियों के चयन की रणनीति है उसमें कोई बदलाव आप देखते हैं? खासतौर पर भारतीय जनता पार्टी की बाहर से 200 विधायक आएंगे और हर विधानसभा क्षेत्र पर जाकर के वो मंथन करेंगे, राय लेंगे। ये पिछले चुनाव में भी इसी तरह से बीजेपी दिखती थी आपको? देखिए, ये एक पुराना कांग्रेस का फॉर्मूला है, ये तो कांग्रेस से अडॉप्ट किया गया है। कांग्रेस में ऐसे ही बाहर के राज्यों को बुलाकर इंस्पेक्शन कराते थे। किस आदमी को पता कि ब्रह्मपुरी में क्या चल रहा है इसकी? ये एक बड़ी एक हाइपोथेसिस बेस्ड पॉलिटिक्स है, क्योंकि आदमी तो जो हवा महल का आदमी उसको पता है ब्रह्मपुरी मंगोड़ी वाले के रास्ते में क्या चल रहा है। अब आप वहां से ला रहे हो हरियाणा से और गुजरात से, उसको क्या पता मंगोड़ी वाले का आदमी क्या सोचता है? हर जगह का सोशल क्राइटेरिया, पॉलिटिकल क्राइटेरिया, ज्योग्राफिकल क्राइटेरिया, इकोनॉमिकल क्राइटेरिया वो लोकल आदमी जानता है। और जब तक आप प्रोक्सिमिटी को पॉलिटिक्स में स्थान नहीं देंगे, सक्सेस नहीं होंगे। अखबारों में छपाने के लिए, खबरों में सुर्खियों के लिए कि हम विधायक बुला रहे हैं, अरे विधायकों को क्या पता? एक टिप्पणी कांग्रेस के लिए भी कर दीजिए, एक टिप्पणी कांग्रेस के लिए भी। कांग्रेस में बदलाव आया? कांग्रेस के लिए जो इन्होंने प्रमोद मिश्रा जी की बेटी कल आई थी, उन्होंने एक बात कही कि जो प्रत्याशी हैं जिनको मांग रहे हैं उनके बेटे बहू मांगते हैं, यानी परिवारवाद को लेकर कांग्रेस ने परहेज नहीं है। कल इनकी जो जयपुर में ऑब्जर्वर ने साफ कर दिया कि अगर कोई का बेटा बहू जिताऊ है तो टिकट मिलेगा। यानी कांग्रेस का फोकस तो यह कि जिताऊ होना चाहिए। अब कांग्रेस में क्राइटेरिया तो यही है। अब कल की बैठक में पिछला वाला नजारा दिखता है या नहीं दिखता है, वो एक इंपॉर्टेंट रहेगा कांग्रेस में। डॉक्टर अपूर्वा सिंह, बहुत सारे सवाल उठाए गए हैं, उनका जवाब भी। और मेरा सवाल यह है कि क्या इस आधार पर जो फॉर्मूला लेकर के बीजेपी चल रही है, टिकट को तैयार, दावेदारों को तैयार करने को लेकर के, उनके ऐलान को लेकर के, उनके चुनने को लेकर के, वो फॉर्मूला कितना सक्सेस है? क्या वो कांग्रेस के उन योजनाओं को टक्कर दे पाएगा? कांग्रेस में अभी आज ही मुख्यमंत्री का बयान हमने सुना, वो कह रहे हैं कि योजनाएं तो अब तक हमने घोषणा कर दी, अब हम गारंटी देंगे। अपूर्वा जी देखिए, सबसे पहले तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी सदैव से ही तैयारी में थी। डे 1 से उसने तैयारी करी है। तैयारी उनको करने की जरूरत है जिनके शासन का जो रथ है वो कुपथ पर चला हो और कुशासन के पदचिन्ह जो है उन्होंने पीछे छोड़े हों। भारतीय जनता पार्टी हमेशा से सुशासन और सुपथ पर चलने वाली पार्टी है और वो डे 1 से, जिस दिन से राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनी है, उसी दिन से जनता की सेवा के लिए समर्पित है। आप किसी भी काल को निकाल कर देख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हमेशा आपको जनता के साथ खड़े मिलेंगे। दूसरी बात, जहाँ तक जैसे का जैमिनी साहब ने कहा, तो मैं इनसे एक अनुरोध करना चाहूंगी कि अगर इनको इतना ही एंटी बीजेपी और प्रो कांग्रेस बोलना है तो ये क्यों नहीं स्पष्ट रूप से कांग्रेस को ज्वाइन कर लेते हैं? हो सकती है अपूर्वा जी, आप जवाब दे दीजिए। तीसरी बात ये है कि भारतीय जनता पार्टी होने से पहले मैं कहूंगी भारतीय जनता परिवार है और पूरे देश के अंदर जितने हमारे विधायक हैं वो इस परिवार का अभिन्न अंग है। जब भी किसी घर में, परिवार में समारोह होता है या कोई जरूरत पड़ती है तो परिवार के सदस्य सबके यहाँ आते हैं। आपके यहाँ भी आते हैं, हमारे यहाँ पे भी आते हैं और कांग्रेस के यहाँ पर भी, जैसा इन्होंने कहा कि आने का रिवाज रहा है। मगर सोचने का विषय ये है कि कांग्रेस से, जो ऐसा कि जैमिनी साहब ने अभी निवेदन किया कि साहब कांग्रेस के से हमने इसको अडॉप्ट किया है, तो पहले तो मैं कह दूं कि अडॉप्शन हमारा कांग्रेस से है नहीं, क्योंकि कांग्रेस के अंदर एक प्रथा है, बुलाते तो जरूर है मगर डिसीजन जो है वो आला कमान का होता है। किसी की इतनी हिमाकत नहीं कि आला कमान ने कह दिया कि इनको टिकट देंगे तो कमेटी इनकी ये कह दे कि नहीं साहब ये योग्य व्यक्ति नहीं है। चौथी बात जिसका मैं जवाब आपको देना चाहूंगी, अभी आपने कहा कि साहब, उन्होंने कहा कि चाहे बेटी जितने योग्य दिखती है या बहू जितने योग्य दिखती है हम उनको टिकट दे देंगे।
ये परिवारवाद नहीं है तो और क्या है। भारतीय जनता पार्टी में इसने इसको एकदम स्पष्ट रूप से कहा है कि परिवारवाद क्विट इंडिया, मगर उसके बाद में भी आप देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है। ये कह रहे हैं अगर बहू जीतने योग्य है तो दे देंगे, तो आप क्या जीतने योग्य हो, लेकिन तो क्या, किसी भी तो क्या श्रृंखला, एक मिनट, लेट मी कंप्लीट। तो क्या श्रृंखला के अंदर जो व्यक्ति खड़ा है जिसने कांग्रेस को अपना टाइम दिया है, क्या आप उसको टिकट नहीं देंगे? यानी आप परिवारवाद को कहीं ना कहीं सपोर्ट कर रहे हैं, संरक्षण दे रहे हैं। जी अपूर्वा जी, मेरा सवाल ये, आपने कहा कांग्रेस में ऐसा जीताऊ को कैंडिडेट को टिकट दे देंगे चाहे वो किसी परिवार का, क्या आप यहां पर बैठ करके ये बात कह सकते हैं कि आपके यहां पर किसी भी नेता पुत्र को टिकट नहीं दिया जाएगा? देखिए, हमारे यहाँ बेटा और बहू दे के नहीं, पार्टी के प्रति निष्ठा और पार्टी से मिलती हुई विचारधारा और पार्टी के लिए किए गए कार्य के अनुसार टिकट दिया जाता है। ये भारतीय जनता पार्टी की सदैव से परंपरा रही है। यही बात तो वही कहते हैं, यही बात तो कांग्रेस कहती है। स्वर्णिम चतुर्वेदी जी, कल की बैठक होने वाली है, जैमिनी साहब कह रहे थे कि अगर इस बैठक में क्या होगा, क्या पिछली बार उन्होंने एक हवाला भी दिया, 8 अक्टूबर 2018 की बैठक इसी तरह की हुई थी, एक लाइन का प्रस्ताव पारित कर दिया गया, क्या ऐसा ही इस बार की बैठक में होगा? इस बार आपकी रणनीति क्या है कैंडिडेट्स के सिलेक्शंस को लेकर के, प्रत्याशी चयन को लेकर के, क्या अलग है पिछले सालों से और क्यों अलग है? देखिए हेमंत जी, कांग्रेस पार्टी चुनाव जो की तैयारी तो लगातार करते ही आए। हम तो जब चुनाव सत्ता में आए थे तब से तैयारी कर रहे हैं। हमारा सत्ता और संगठन मिलकर के समन्वय के साथ काम कर रहा है। उसका परिणाम आपने देखा होगा, लगातार भारतीय जनता पार्टी को चुनाव दर चुनाव हमने हराया। जितने बाई इलेक्शन हुए आप देख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी का जो मार्जिन था, जहाँ 25,000 से जीते वहाँ पे वो जमानत जब्त करा के बैठे, कहीं 5,000 से जीते मुश्किल से। तो ऐसी स्थिति भारतीय जनता पार्टी की हो चुकी है। ठीक है, जनता से कट चुके हैं। और उसका सबसे बड़ी बात यह, भारतीय जनता पार्टी के नेता कुछ भी कहें, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम अपने काम के बलबूते पर करेंगे, क्योंकि नैरेटिव एक है। पहला नैरेटिव यह है कि एक तरफ केंद्र की मोदी सरकार है जो महंगाई और बेरोजगारी के तले जनता को दबाए जा रही है। दूसरी तरफ यह है कि राजस्थान में अशोक गहलोत सरकार मोदी जनित महंगाई से उनको राहत दे रही है। दूसरा प्रश्न यह है कि अगर ईआरसीपी का वादा किया तो प्रधानमंत्री निभाते क्यों नहीं? इसका जवाब देना होगा। 500 रुपए का सिलेंडर राजस्थान सरकार देती है तो वो क्यों नहीं दे सकते? ओपीएस पे मोदी सरकार विरोध में क्यों है? ये जनता जवाब मांगेगी। इन सब जवाबों को लेकर के, इन सब के प्रश्नों को लेकर के जनता आज मोदी सरकार का मोदी बीजेपी के नेताओं का इंतजार कर रही है अपने अपने जिलों में। पूरे 25 के 25 सांसदों से और प्रत्येक प्रत्याशी से यह पूछा जाएगा कि राजस्थान के साथ सौतेला व्यवहार क्यों हुआ। और भारतीय जनता पार्टी के करप्शन को, भारतीय जनता पार्टी के परिवारवाद को हमने सबने देखा है। नाम गिनाने लगूंगा, पूरी डिबेट निकल जाएगी। लेकिन आज जो स्थितियां हैं वही मोदी का चेहरा है और वही चुनाव है। हिमाचल में हरे, कर्नाटक में हरे, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में क्या गत होगी आप देखिएगा। और प्रचंड बहुमत के साथ हम राजस्थान में जीतेंगे। जहां तक कल की बैठक का सवाल है, तो कल की बैठक जो है ये प्रिलिमिनरी, जो हमारे प्रत्याशी चयन है उसका प्रिलिमिनरी काम करेगी। मतलब सबसे जो पहली चरण का जो काम होता है, जो भी हमारे आवेदक हैं जो प्रत्याशी बनना चाहते हैं, उन सबके बायोडेटा और जो लिए है उन सबका एक पैनल बनाएंगे, कौन किस विधानसभा क्षेत्र से टिकट मांग रहा है। और लगातार तैयारी में है। 8 लाख कार्यकर्ता जनता के बीच जाकर के सारा फीडबैक ले चुके हैं। 200 इनके विधायक आएंगे, वो जानेंगे, एक हफ्ते में पता करेंगे। लेकिन यहां हमें सब पता है। लेकिन स्वर्णिम क्या करना है। जी, अभी गोयल साहब कह रहे थे कि अनुशासन की बात एक उठाई कि बीजेपी में अनुशासन है, जो आलाकमान या ऊपर से कह दिया जाता है उसके इतर कोई जाता नहीं है। लेकिन कांग्रेस में ऐसा है नहीं। अगर आप ऑब्जर्वर भेज रहे हैं, उनकी स्थिति भी हमने भीलवाड़ा से तस्वीर देखी, ऑब्जर्वर गए, वहां के जिलाध्यक्ष ने उनका विरोध करना शुरू कर दिया। तो ऐसे ऑब्जर्वर से आप कैसे प्रत्याशियों का चयन कर पाएंगे? देखिए, ऑब्जर्वर जो जाते हैं वो जो भी वहां से रिपोर्ट लाएंगे उसके आधार पर सब चीजें होंगी। जो निर्णय हमें लेने होंगे केंद्रीय स्तर पर या प्रदेश स्तर पर, वो हम लेंगे। दूसरी चीज है कि अगर आपको अनुशासन देखना है तो भारतीय जनता पार्टी की तो पिछली सरकार में हमने देखा था, इनके बहुत बड़े एक मंत्री, पूर्व विधायक, आज राज्यसभा सदस्य वापस बीजेपी में आ गए हैं। वो विधानसभा में तख्ती लेकर के इन्हीं की सरकार के खिलाफ बैठे थे। बहुत बड़ा अनुशासन था। दूसरी पार्टी बना करके चुनाव भी उन्होंने लड़ाया और आज वापस बीजेपी में आके राज्यसभा सदस्य भी बन गए। नहीं, सवाल स्वर्णिम जी, आपके यहां से सवाल यह आ रहा है कि आखिरकार प्रत्याशी के चयन का आधार क्या होगा? क्योंकि अभी जो कल बयान आया आपके जयपुर से ही उनका जिक्र कर रहे थे जैमिनी साहब कि परिवारवाद को लेकर के उन्होंने कहा कि कोई अगर नेता पुत्र है, पुत्री है, तो क्या वो उसका गुनाह है? हम इस आधार पर टिकट को लेकर के बात नहीं करेंगे, हम उनको टिकट देंगे, उसमें क्या बुराई है अगर वे जीताऊ हैं तो? देखिए, बिल्कुल सही और बात है। यही आरोप आप पर बीजेपी लगातार लगाती है कि आप परिवारवाद का समर्थक हैं। नहीं, जी बोलिए। देखिए, मैं तो बीजेपी तो क्या, प्रधानमंत्री जी आरोप लगाते हैं, लेकिन जो जनता के बीच है, जनता का समर्थन जिसे प्राप्त है, जो जनता में बीच में जाकर चुनाव जीत सकता है, उसको देंगे। हाँ, बीजेपी एक गारंटी दे दे, हमने तो 10 गारंटियां दी है जनता को महंगाई से राहत देने की। एक गारंटी बीजेपी से ले लीजिए।
क्या यशवंत सिन्हा जी के पुत्र को नहीं देंगे? क्या धूमल जी के पुत्र जो अनुराग ठाकुर अभी केंद्रीय मंत्री, उनको टिकट नहीं देंगे? क्या वसुंधरा जी के पुत्र को नहीं देंगे? क्या वसुंधरा जी को टिकट नहीं देंगे? देवेंद्र फडणवीस को टिकट नहीं देंगे? क्या यशवंत सिन्हा के पुत्र को टिकट नहीं देंगे? क्या बीएस येडियुरप्पा के जो पुत्र है उसको अब राजनीति से बाहर कर देंगे? मैं लिस्ट गिना देता हूं, पूछ लीजिए इनसे, एक जवाब ले लीजिए, क्या इनको राजनीति से बाहर करने का इन्होंने तय कर लिया है? देखिए, जहां तक इन्होंने, मैं इन्हीं की बातों का कुछ एक जवाब देना चाहूंगी। जहां तक इन्होंने इलेक्शन पर बात की, मुझे ये बताइए कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय के दिशा निर्देश के ऊपर छात्र संघ चुनावों पर रोक क्यों लगाई गई? क्योंकि ये बौखला गए हैं, ये डर गए हैं, इन्होंने जनता की आवाज को जान लिया है। दूसरी बात ये है, जो ये कह रहे हैं पॉलिसीज की बात, ये 4.25 साल कहाँ सो रहे थे? ये सारी पॉलिसीज आज याद आ रही हैं? मुझे लगता है जो स्वयं बिकाऊ होता है, जो व्यक्ति स्वयं बिकाऊ होता है, वो दूसरे को भी बिकाऊ समझता है। उसको लगता है 3 महीने पहले हम वेलफेयर ओरिएंटेड पॉलिसीज लेकर आएंगे और हम जनता का ईमान खरीदेंगे। एक मिनट, मुझे बीच में, किसको बिकाऊ कह रहे हैं आप? क्या आप जनता को बिकाऊ कह रहे हैं? मैं जनता को नहीं, आप किसको बिकाऊ कह रहे हैं? आप बोलिए, क्या 500 रुपए में सिलेंडर मिल रहा है? आप इसके विरुद्ध हैं? आप एपीएस के विरुद्ध हैं? क्या बताइए, आपके नेता किसी को राक्षस कहते हैं तो कोई आपत्ति नहीं है।